हेलो स्टूडेंट्स, बेटा पिछले लेक्चर के अंदर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे और वहां पर हम पढ़ चुके थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 2 डायमेंशंस। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशन के अंदर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो कितने होंगे और किस प्रकार के होंगे वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर विच आर इन 3 डायमेंशंस। कहता है किसी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो 3 डायमेंशन में हो एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशंस। तो उनको हम क्या कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इन 3 डायमेंशन। यानी कि किसी वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो 3 डायमेंशन में हो और एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, उनको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशंस। ठीक है बेटा, अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब 2 डायमेंशन की हम बात कर रहे थे तो हमने वहां पर बताया था कि किसी वेक्टर के 2 डायमेंशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। उसी प्रकार 3 डायमेंशन में भी किसी वेक्टर के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा ए वेक्टर कैन हैव ओनली 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशंस। कहता है कि किसी वेक्टर के 3 डायमेंशन में सिर्फ 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए हमने क्या किया है, वेक्टर कंसीडर किया वेक्टर आर। उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है लेट अस कंसीडर वेक्टर आर विच इज टेकन एज वेक्टर। कहता है कि एक वेक्टर लीजिए वेक्टर आर। ठीक है, ये मान लिया हमने क्या लिया है, वेक्टर आर ले लिया। ठीक है बेटा, इस वेक्टर आर को हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर ओ से। ओके, लेट अस कंस्ट्रक्ट ए क्यूब फॉर विच वेक्टर ओपी इज डायगोनल। कहता है कि क्या कीजिए, आप इसको 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में मानकर, ठीक है, इस वेक्टर को 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसीडर करके, यानी कि एक्स वाई और जेड एक्सिस में कंसीडर करके इससे इसकी हेल्प से एक क्यूब बनाइए और ये जो यहाँ पर वेक्टर आर है ये उस क्यूब का डायगोनल की बात काम करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है, और ये आपकी जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके, तो देखिए बेटा इस वेक्टर आर को हमें क्या माना है, क्यूब का डायगोनल। तो एक क्यूब अपने को यहां पर बनानी है, तो देखिए हम उसको क्यूब को किस प्रकार से बनाएंगे। ये हम एक क्यूब बना रहे हैं। ठीक है बेटा, और यहां से क्या कीजिए, एक वेक्टर यानी कि डायगोनल इस प्रकार से रिप्रेजेंट, सॉरी एक लाइन इस तरह ड्रा कर दीजिए। ये पॉइंट मान लो आपका क्या है, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट। ठीक है, अब इस क्यूब की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस वेक्टर आर के 3 जो कंपोनेंट्स होंगे या 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होंगे वो हम बताएंगे यहां से। तो देखिए सबसे पहले ट्राइंगल कंसीडर कीजिए। कौन सी ट्राइंगल, वेक्टर ओ ए पी। ठीक है, ओ ए पी, यानी कि अगर मैं इस लाइन को दूसरे के लिए रब कर दूं तो आपकी ये वाली ट्राइंगल बचेगी। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूं यहां पर, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए पी। ठीक है, इस ट्राइंगल को जो हम कंसीडर कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा जो वेक्टर ओ पी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर ओपी किसकी तरह होगा बेटा, यहां से वेक्टर ओपी इज इक्वल टू में वेक्टर ओए प्लस वेक्टर एपी, वेक्टर ओए प्लस वेक्टर एपी। ठीक है, बट फ्रॉम डायग्राम, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, बट फ्रॉम डायग्राम, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहां पर जो एपी लाइन है ये किसके पैरेलल है, ओडी के। ठीक है, एपी किसके पैरेलल है, ओडी के। तो क्या करेंगे इधर, वेक्टर एपी इज इक्वल टू में वेक्टर ओडी। ठीक है, ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्या कर देते हैं, ये बीच में से जो लाइन है इनको मैं हटा देता हूं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, ये लाइन हमारी ऑलरेडी ऐसे क्यों एग्जिस्ट कर रही थी। ओके बेटा, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम एक पैरेललोग्राम कंसीडर करेंगे।
दूसरा हम कंसिडर करेंगे ओ बी ए एफ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना कि वेक्टर ओ ए उसके रिजल्टेंट का काम कर रहा है और वेक्टर ओ एफ और वेक्टर ओ बी ये किन्हीं दो वेक्टर्स का काम कर रहे हैं जो पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं ऊपर से इसको रब कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, नाउ फ्रॉम पैरेललोग्राम ओ बी ए एफ। ठीक है, कौन सा पैरेललोग्राम कंसीडर किया? ओ बी ए एफ। इससे आप देखोगे बेटा कि जो वेक्टर ओ ए ये उनके रिजल्टेंट का काम कर रहा है। ठीक है, और ये वेक्टर ओ ए किसके इक्वल होगा? वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ एफ। ठीक है, या सिंपली कह सकते हो वेक्टर ओ एफ प्लस वेक्टर ओ बी। ठीक है, ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे? पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 in 1 we get इन इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कहां पर करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो देखिए क्या जाएगा, वेक्टर ओपी इज इक्वल टू में वेक्टर ओ ए की वैल्यू पुट करेंगे वेक्टर ओ एफ प्लस वेक्टर ओ बी। ठीक है, और वेक्टर एपी की वैल्यू पुट करेंगे किसके इक्वल? ओडी के इक्वल। तो क्या होगा? वेक्टर ओडी। ठीक है, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 और 2 को मर्ज कर रहा हूं। अब देखिए बेटा, वेक्टर ओ एफ किसके अलोंग है? जेड एक्सिस के अलोंग। वेक्टर ओबी किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग। और वेक्टर ओडी किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? वेयर वेक्टर ओबी एंड वेक्टर ओ एफ आर rectangular components of vector R। ठीक है, कहता है कि आपका वेक्टर ओबी, वेक्टर ओडी एंड वेक्टर ओएफ ये क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, यानी कि अब देख रहे होंगे ना आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वेक्टर ओबी, वेक्टर ओएफ और वेक्टर ओडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये वेक्टर आर के क्या होंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। Therefore, इसलिए इक्वेशन 4 may be written as या can be written as, देखिए बोलिए इसको, can be written as क्या हो बेटा? क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ओपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर आर को। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू में आर एक्स आई कैप प्लस में आर वाई जे कैप प्लस में आर जेड के कैप। ठीक है, अब यहां पर क्या आपको दिमाग में आ रहा होगा कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? तो आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, जे कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं वेयर। चलिए इससे पहले ऐसा कीजिए, इसको लिखने से पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, यहां से कंपेयर करेंगे इसके साथ। इधर लिखो वेक्टर ओबी क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी प्रकार वेक्टर ओडी क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, और वेक्टर ओ एफ क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, इसके बाद आप लिखना therefore इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज। इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, वेक्टर आर इज इक्वल टू में आर एक्स आई कैप प्लस में आर वाई जे कैप प्लस में आर जेड के कैप। ठीक है, अब इस चीज को आपको पता है, अभी अभी बताया कि आई कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस,
इसी प्रकार जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और इसी प्रकार के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर से लिख देता हूं, ऊपर वाले को नोट कर लीजिए। where I cap, J cap and K cap are unit vectors along x axis, y axis and z axis respectively। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा, यहां पर जो Rx है, Rx किसके इक्वल है? वेयर Rx इज इक्वल टू में, यानी कि ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो यानी कि एक्स एक्सिस अलोंग क्या है? वेक्टर OB, तो Rx किसके इक्वल है? OB। ठीक है, इसी प्रकार Ry किसके इक्वल होगा? यहां से OD और RZ OF के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि कौन सा, यानी कि कौन सा कंपोनेंट है वो कौन सी एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, अब आगे देखिए। इसके बाद मान लीजिए बेटा कि जो वेक्टर R है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है। ठीक है, जो वेक्टर R है ये एक्स एक्सिस के साथ, ये है ना आपके एक्स एक्सिस, तो इसके साथ अल्फा एंगल बनाता है। वाई एक्सिस के साथ मान लीजिए बीटा एंगल बनाता है। ठीक है, और जेड एक्सिस के साथ मान लीजिए गामा एंगल बनाता है। ठीक है, तो इधर लिखेंगे इफ वेक्टर R मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा एंगल्स with x, y and z axis respectively। ठीक है, अगर कहता है कि मान लीजिए जो वेक्टर R है वो x एक्सिस अल्फा, y एक्सिस बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। ठीक है, तो Rx की वैल्यू किसके इक्वल होगी? जैसा कि हमने कहा था एंगल जब भी लेंगे तो cos थीटा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं नीचे से। ओके, तो Rx को क्या लिख सकते हैं? R cos अल्फा। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस कितना एंगल बनाया है? अल्फा। इसी प्रकार Ry को लिख सकते हैं R cos बीटा और Rz को लिख सकते हैं R cos गामा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इन सब वैल्यूज को, अब सॉरी जो इक्वेशन आई है हमारी, क्या वेक्टर R इज इक्वल टू में Rx आई कैप प्लस में Ry प्लस में RZ के कैप। ठीक है, इसको 5 नंबर इक्वेशन दे दीजिएगा, ये पीछे लिख चुके हैं, यानी लिखना है इसको, जहां पर लिखता हूं 5 नंबर इक्वेशन देखो। ओके, अगर अपने को क्या निकालना हो इस इक्वेशन का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो क्या होगा? देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R इज गिवन बाय, क्या ले लेंगे? इसके जो भी I का, J का और K का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर R का स्क्वायर इज इक्वल टू में RX स्क्वायर प्लस में RY स्क्वायर प्लस में RZ स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर इस वैल्यू के अंदर, यानी कि ये होगा अपनी इक्वेशन नंबर 6, इस 6 वैल्यू के अंदर अगर आप RX RY और RZ की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? वेक्टर R का स्क्वायर इज इक्वल टू में R cos ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस में R cos बीटा का स्क्वायर प्लस में R cos ऑफ गामा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोल देंगे। ठीक है, अब इसको खोल लेंगे तो कैसे होगा? मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां से, इसके बाद देखिए R का स्क्वायर इज इक्वल टू में R स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस में R स्क्वायर। अब देखो R cos स्क्वायर का
आर कोस अल्फा का स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसी प्रकार आर कोस बीटा का करेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, और इसी प्रकार आर कोस गामा करेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस में आर स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। तीनों के अंदर देखो आर स्क्वायर है तो हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इनटू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 1, ठीक है। तो बच्चा क्या था 0, 0 कैसे बचेगा बेटा 1 बचेगा। 1 क्यों बचेगा क्योंकि आर या स्क्वायर डिवाइड में आएगा, ठीक है। जब किसी चीज को 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा क्या होंगे यहाँ आर एक्स आर वाई आर जेड के ये, चाहे कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा के ये, दीज आर द 3 कंपोनेंट्स या 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर इन 3 डायमेंशन, ठीक है। 3 डायमेंशन के अंदर ये जो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा है ये 3 डायमेंशन के अंदर किसी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। और अगर मैं इस रिलेशन की बात करता हूं तो ये किसकी बीच में रिलेशन होगी अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो लिख देते हैं दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है रिलेशनशिप थी किस किसके बीच में अल्फा बीटा और गामा के बीच में, ओके। तो ये हमने किया क्या हमने क्या निकालना है यहां से 2 चीजें फाइंड आउट की यहां से। एक तो 3 डायमेंशन के अंदर किसी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स कौन से होंगे, ठीक है, जिसको मैं आप ओबी ओडी ओ एफ कह रहे थे, या एक कह लीजिए आर कोस अल्फा आर कोस बीटा आर कोस गामा। दीज आर द 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशंस, ओके। दूसरी बात हमने निकाला यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन। अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल, ओके बेटा। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ए रिवर ऑफ 50 मीटर कैरिंग वाटर फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि नदी है जिसकी चौड़ाई 50 मीटर है, उसके अंदर जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो मान लीजिए ये वो कोई रिवर है ये, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी है 50 मीटर, और इसके अंदर जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड कितनी 10 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए इस डायरेक्शन के अंदर वाटर फ्लो करता है, ठीक है। वाटर के फ्लो डायरेक्शन कौन सी है जो हमें एरो से आगे प्रेजेंट की है। तो गिवन क्या है वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डब्ल्यू कौन सा वाटर वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। आगे देखिए क्या कहता है स्विमर कैपेबल टू स्विम विद 20 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि तैराक है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है वांट्स टू क्रॉस द रिवर, तो वो इस नदी को क्रॉस करना चाहता है यानी इससे एक शहर से दूसरे शहर की तरफ मूव करना चाहता है। तो क्या गिवन इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर वी इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है इन विच डायरेक्शन द स्विमर मस्ट स्विम टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। कहता है कि शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग उस नदी को क्रॉस करने के लिए उस स्विमर को किस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए बेटा इस पॉइंट ए से चलता है, ठीक है, और शॉर्टेस्ट पाथ कब हो सकता है जो बिल्कुल ए से बिल्कुल इस किनारे सीधा उस किनारे पर पहुंचे, यानी कि ए से बिल्कुल सीधा बी पर पहुंचे, ए से बी पर पहुंचेगा तो ही उसका शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है। यानी कि कुछ उसको ऐसे डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा कि वो बिल्कुल ए से बी की तरफ सीधा चला जाए। अब देखो अगर वो ए से बी की तरफ जाता है, ठीक है, तो अगर वो ए से बी की तरफ मूव करेगा तो इधर पानी की कुछ वेलोसिटी है जो उसको फोर्स लगाएगी। तो अगर ए से बी की तरफ सीधा मूव करने की कोशिश करेगा तो वो किधर कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, वो सीधा जा ही नहीं सकता। अगर वो ए से बी सीधा तैरने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं इधर निकलेगा जाकर, ठीक है। ये आप कभी भी एक्सप्रेस कर सकते हो जब तुम नहर वगैरह में नहा रहे हो, ओके। तो इसका मतलब क्या है उसको वाटर की जो वेलोसिटी है उसके अगेंस्ट तैरना पड़ेगा, यानी कि वेलोसिटी पानी की वेलोसिटी की तरफ उधर, ठीक है, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं इधर तैरना पड़ेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करेगा तो वो ए से बी पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहां पर लिखा है स्विमर will cross the river along shortest path
along shortest path if path followed by it is ये भी ठीक है। वो शॉर्टेस्ट पाथ के लोग कब तैर सकता है? जब वो ए से बी की तरफ मूव करे। ठीक है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ इस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा। जब वो इस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करेगा तो पानी उस पर फोर्स लगाएगा और वो ए से बी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आगे इसमें लिखा है देयरफॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी of swimmer therefore resultant velocity of swimmer must be along ए बी। ठीक है, यानी कि उस स्विमर की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो किसके अलावा होनी चाहिए? ए बी के अलावा। जब उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी इधर होगी तब वो ए से बी पर पहुंच पाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ ऐसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा कि इस ए बी लाइन के साथ वो कितना एंगल बनाए? थीटा। यानी कि जो स्विमर की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो उसको इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी या उस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा कि उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो इस ए बी लाइन के साथ कितना एंगल बनाए? थीटा। तो इधर लिख देता हूं देयरफॉर द स्विमर swimmer had at an angle theta with AB। अब आपको दिख रहा होगा बेटा जो वाटर की डायरेक्शन उधर है, ए बी डायरेक्शन ये है, तो जो ए बी लाइन है ये जो वाटर की वेलोसिटी है उसका बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इधर ऐसा भी लिखा जा सकता है विद ए बी की जगह विद परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो कोई बात नहीं। हमने जब लिखा था स्विमर मस्ट हैड एट एंगल थीटा with AB in the direction against वाटर। ठीक है, उसको कहता कि इस एबी लाइन के साथ वो थीटा एंगल बनाए, ऐसे पास पर उसको तैरना होगा और ये जो डायरेक्शन होगी ये वाटर की वेलोसिटी की डायरेक्शन से उल्टी होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है बेटा, तो देखिए आप यहां पर अब मान लिया उस व्यक्ति की जो डायरेक्शन है वो ए से इस पॉइंट की तरफ चलेगा। मान लीजिए सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट की तरफ चलने की कोशिश करेगा, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन है वो इधर है और पानी की वेलोसिटी जो डायरेक्शन है वो इधर है। ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी होगी? वेलोसिटी ऑफ वाटर, और ये डायरेक्शन किसकी होगी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब वो व्यक्ति ए से सी की तरफ चलने की कोशिश करेगा तो पानी उस पर फोर्स लगाएगा। उस फोर्स की वजह से ठीक है वो क्या करेगा, इधर जाने की बजाय ए से बी पर पहुंच जाएगा, सी पर पहुंचने की बजाय इधर पहुंच जाए। अगर ये पानी शांत होता ना, अगर मूव नहीं कर रहा होता तो सी पे पहुंचता। ठीक है, फिर तो क्या करता, कुछ नहीं करना था उसको जो अपनी पूरी वेलोसिटी थी ना वो इधर इसकी विड्थ के लोग लगा देता। लेकिन अब पानी मूव कर रहा है तो उसको पानी की वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से वो क्या करेगा, ए से बी पर पहुंच पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पर अपने को बीएस की वैल्यू पता है, बीडब्ल्यू की पता है, यानी कि स्विमर की वेलोसिटी पता है, वाटर की वेलोसिटी पता है, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें नहीं पता है, तो वो निकालनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा थीटा। ठीक है, कि वो किस डायरेक्शन में मूव करे। तो वो इसको ऊपर लिख देता है यहां से सूरत करके। अब देखो बेटा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जब इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो बी डब्ल्यू है ये परपेंडिकुलर है, वीएस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका हाइपोटेन्यूज को। तो थीटा निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा निकालना पड़ेगा। आपको पता ना पंडित बद्री प्रसाद हर बोले रूल के अनुसार हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इधर, वी डब्ल्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वी एस। गलत पुट कर दीजिए, वी डब्ल्यू क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, वी एस कितना है 23 किलोमीटर पर आवर। इसको जब काटो क्या जाएगा 1/2। तो देखिए साइन थीटा किसके इक्वल है बेटा 1/2 के, और साइन थीटा 1/2 कब होता है, एट 30 डिग्री एंगल। ठीक है, तो देखिए इधर ये जो एंगल है वो कितना होना चाहिए 30 डिग्री।
यानी कहने का मतलब है जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसके साथ उस स्विमर की वेलोसिटी कितना एंगल बनाना चाहिए, 30 डिग्री। जब वो स्विमर इस शॉर्टेस्ट पाथ के साथ 30 डिग्री एंगल से तैरेगा पानी के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो ए बी के अलोंग मूव कर पाएगा, यानी कि ए से बी पर पहुंच पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो किधर लग रही है, इधर। ठीक है, जैसा कि मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाया था कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इधर से इधर आना चाह रहा है, ठीक है सीधा, लेकिन इधर को मेरे जैसे नालायक खड़ा, उसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है इस साइड। अगर वो सीधा आएगा बेटा तो मैं उसको धक्का दे उस साइड कर दूंगा, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो उसको इधर करना पड़ेगा। जब मैं उसको इधर करूंगा, चलो वो इधर करने की कोशिश करेगा तो उसको धक्का दूंगा, ठीक है। वो क्या करता रहेगा, अपना फोर्स इधर लगाता रहेगा मेरी तरफ, और ऐसे करता है मेरी तरफ फोर्स लगाता रहेगा, मैं उसको ऑपोजिट फोर्स लगाता रहूंगा, ठीक है। उस ऑपोजिट फोर्स की वजह से वो पाथ जो फॉलो करेगा वो कैसा आएगा, बिल्कुल सीधा, ठीक है। ये वो प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसके अनुसार प्रैक्टिकली समझ सकते हो। कोई वर्किंग खेल में हमें धक्का नहीं देते हैं, तो जब आप मेरे को कोई धक्का देता है, मान लीजिए जैसे मेरे को इधर से धक्का दे रहा है, आपकी तरफ से मान लीजिए कोई धक्का दे रहा है, ठीक है, मैं इधर जा रहा हूँ, मेरा कोई धक्का देगा तो बोर्ड के अंदर घुस जाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर वापिस से फोर्स लगाता हूँ ऐसे, ठीक है। वो मेरे को फोर्स लगाएगा, मैं उसको फोर्स लगाऊंगा, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल सीधा एंगल चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये वही चीज है, ओके। तो वो एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री, यानी कि उसको 30 डिग्री एंगल से मूव करना पड़ेगा ताकि उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो कितना उसके ऐसे दी क्या हो उसके, ओके। अब सेकंड देखिए क्या करना है, इधर इन व्हाट टाइम स्विमर विल क्रॉस द रिवर, कहता है कितने टाइम के अंदर वो स्विमर उसको क्रॉस करेगा। अब टाइम निकालने के लिए अपने को दो चीज चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए और एक वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्या निकाल पाएंगे, टाइम। तो देखिए बेटा, अगर अपने को भी अपने को क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम किसके इक्वल होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से बी के लोग 50 मीटर। अब लेकिन इधर जो वेलोसिटी लगेगी वो क्या होगी, इफेक्टिव वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो हमें नहीं पता। अपने को क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो इधर टाइम किसके इक्वल आएगा, वी नेट। वी नेट क्या, नेट वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इधर देखो आपको पता है वेलोसिटी डायरेक्शन उधर है, स्विमिंग डायरेक्शन इधर है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, VW प्लस माइनस VS, ठीक है। माइनस VS क्यों लगाया, क्योंकि जो स्विमर की वेलोसिटी डायरेक्शन है वो वाटर डायरेक्शन से अपोजिट है, या अगेंस्ट है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, V नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू में VW का स्क्वायर प्लस माइनस VS का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो फॉर्मूला था रिजल्टेंट निकालने के लिए ट्राइंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से, वो लगाते हैं यहाँ पर, ओके। प्लस 2VW माइनस VS, सॉरी रिजल्टेंट लेना ना अपने को, तो उससे मैग्नीट्यूड अपने से उसका मैग्नीट्यूड लेना है, VW इंटू में माइनस VS कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अगर इसे स्क्वायर हटाऊंगा तो दो साइड क्या कर दूंगा, अंडर, तो यानी कि कुछ ऐसा आता था। सिंपली कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो देखिए क्या आएगा, सॉरी इसको बेटा मैं दोबारा देता हूं, ऐसे थोड़ा सा सेक्शन है, ओके। देखिएगा ऐसा कर दीजिए, VW का स्क्वायर प्लस में माइनस VS का स्क्वायर प्लस में 2VW इंटू माइनस VS, ठीक है, कोस ऑफ थीटा। अगर इधर आपसे मैग्नीट्यूड रखते हो तो इधर 180 माइनस थीटा रखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि माइनस कोस थीटा की इक्वल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखने की बजाय इधर सीधा माइनस लिख दिया है। अगर आप उसको सब्ट्रैक्शन में जाओगे ना, तो सब्ट्रैक्शन में इधर आपने देखा वो मैग्नीट्यूड लिया था, लेकिन वो थीटा जो आया था वो 180 माइनस कुछ आया था, 180 माइनस थीटा रखना था अपने को। तो कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो चाहे ऐसे कर दो, चाहे इधर माइनस VS करके छोड़ दो, एक ही बात है, ओके। तो इधर से देखिए VW कितना है, 10 मीटर, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 का स्केल। स्विमर की वेलोसिटी कितनी है, 20 का स्केल है, ठीक है, माइनस 20 का स्केल है, प्लस में 2 इंटू 10 इंटू माइनस 20 इंटू कोस, एंगल आया था अभी कोस 30 डिग्री, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, और वाले काम कर दूं, उसको नोट कर लीजिए, नहीं क्या है तो
ऊपर लिखा हुआ सेकंड पॉइंट पे ना उसका। ओके, तो वी नेट क्या रहेगा बेटा, देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू 10 इंटू माइनस 20 इंटू में cos 30, cos 30 क्या होता है 1 बाई, सॉरी cos 30 1 बाई 2। ओके, अब देखिए बेटा 1 बाई 2 से, सॉरी इस 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो गया 100 प्लस 400 500 माइनस 20 इंटू 10 200, क्या होगा बेटा 300, दैट इज रूट ऑफ, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 100 इंटू में 3। देखिए इधर से क्या है 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर इंटू में 3। अब इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 10 रूट 3, क्या किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गई उसकी नेट वेलोसिटी। ओके, अब निकाला अपने को टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेट वेलोसिटी आपको पता लग गई है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता लग गई है। तो यहां से देखिए डिस्प्लेसमेंट कितनी है 50 मीटर और इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 रूट 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए या तो इसको किलोमीटर में चेंज करें या इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करें, जो आपकी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूं। मीटर पर सेकंड में जब हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस 0 से 0 में बेटा क्या बच गया ऊपर 5, इस 5 से 5 गया, अब 18 ऊपर चला जाएगा, क्या बच गया 18/√3, ये क्या आता सेकंड, ठीक है। तो इतने टाइम के अंदर वो क्या करेगा ए से बी पर पहुंच जाएगा, यानी कि 18/√3 टाइम के अंदर वो ए से बी पर पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई डाउट रहता तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।